20 रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और ये किसी सियासतदान, किसी लीडर और किसी बहादुर आदमी के लिए नहीं, बल्कि एक ड्रग लॉर्ड के लिए ये सारे जुल्म सितम किए जा रहे हैं वहां पे। खरीदो फरोख्त के मामलात में बचपन में ही कदम रख दिया और इसका टारगेट था कि मैंने मैक्सिको पे रूल कर। जेलिस्को स्टेट पुलिस में ये एक ऑफिसर बन जाता है। एक अरब रुपए की नार्को जो है वो उनको पकड़वा देते रहे। अब आप जरा गौर कीजिए कि किसी एक पॉइंट से सालाना 1 अरब रुपए की अगर ड्रग्स पकड़वा दी जाती हैं तो स्मगलिंग का लेवल क्या हो। भारतीय फौज के बराबर ताकत रखने वाला अल मेंचो, सारी तकरीबन 1.25 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ है अल मेंचो के जरिए। हर तंजीम का एक सरबराह बनाया हुआ था। जब भी पुलिस या एजेंसीज रेड करती थी तो वहां पे एक अल मेंचो पकड़ा जाता था। ये वो 1300 लोग हैं सर जिनकी डेड बॉडीज खंभों पे, पुलों के नीचे, चौकों में लटकाई गई, मैसेज कन्वे करने के लिए कि जो अल मेंचो के अगेंस्ट आवाज बुलंद करेगा उसका अंजाम ये होगा। एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला नौजवान आखिर कैसे दुनिया भर के ड्रग लॉर्ड्स में मतलूब अफराद में शामिल हुआ, उसने अपनी सल्तनत को वुसअत कैसे दी, लोगों में डर कायम कैसे किया और उसके बाद उसने अपनी आर्मी कैसे बना ली, कैसे जदीद हथियारों से लैस किया, किस तरह पूरी दुनिया में मनुष्यात स्मगल करता रहा और आखिर उसकी मौत एक मुअम्मा कैसे हुई कि उसके मरने के बाद हंगामे फूट पड़े और तकरीबन 20 रियासतें जल उठी। कौन था अल मेंचो? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CIA ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अमान साहब। अच्छा ज़हीर साहब, मैक्सिको इस वक्त जल रहा है। 20 रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और ये किसी सियासतदान, किसी लीडर और किसी बहादुर आदमी के लिए नहीं, बल्कि एक ड्रग लॉर्ड के लिए ये सारे जुल्म सितम किए जा रहे हैं। वहां पे पुलिस वालों को गोलियां मारी जा रही हैं। 20 रियासतें इस वक्त जल रही हैं। ये अल मेंचो है कौन? किस बला का नाम है? अगर इसको छोटा कर दिया जाए हाँ, तो पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी एक अल मेंचो हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा। जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था तो एकदम से मेरे जहन में आया कि यार ये बड़े पैमाने पे राइट्स हो रहे हैं और एक छोटे पैमाने पे भी राइट्स हुए थे जब एक शख्स को गोली लगी थी और वो भी एनकाउंटर में हलाक हो गया। वो भी ड्रग माफिया था? नहीं, वो एक गैंगस्टर था। अच्छा, वो गैंगस्टर था। एक गैंगस्टर को गोली लगने के बाद इसी तरह शहर में हंगामे हो गए थे। ठीक है। अच्छा, आगाज वहां से करते हैं कि वो छोटे पैमाने के हंगामों से फिर इस बड़े हंगामे पे जाएंगे। आतिफ चौधरी, स्टूडेंट लीडर। आतिफ चौधरी वो किरदार है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, और जहाँ तक मेरे तजर्बात हैं पाकिस्तान की तारीख में आखिरी बार, जब आतिफ चौधरी का एनकाउंटर हुआ तो लाहौर में आग लगी, पुलिस स्टेशंस पे हमले हुए। वो पाकिस्तानी अल मेंचो था। वो पाकिस्तानी अल मेंचो था। पाकिस्तान में भी अच्छा कार्टल, लोग कार्टल की बात करते हैं तो आम लोगों के लिए भी बता दिया करें कि कार्टल बुनियादी तौर पे अंग्रेजी में, अदरवाइज इसको गैंग कहते हैं। तो ये जो अल मेंचो है इसकी तो बड़ी भयानक हिस्ट्री है और मुझे हैरत है कि अमेरिका जैसा मुल्क, वहां पे अल मेंचो डिस्कस होता है और ट्रंप खुद करते हैं। और ट्रंप खुद डिस्कस करता है क्या किरदार होगा अल मेंचो। अल मेंचो 1966 में मैक्सिको में पैदा होता है। 6 भाई हैं, गरीब तरीन, एवोकाडो की खेती करते हैं, दरख्तों की हिफाजत करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अलमिया था कि मैक्सिको में एवोकाडो जो है, इस फ्रूट की भी जो तमाम तर थी ना ग्रिप वो ड्रग माफिया की थी। अच्छा, मैक्सिको तो शुरू से ही ड्रग माफिया के अंडर रहा। जैसे नाम लें तो मैक्सिको का नाम लें मींस क्राइम। कोलंबिया एंड मैक्सिको। अच्छा, अब ये इसके साथ जो कुछ हुआ है, जो मैंने स्टडी किया है, ये इतना डिप्रेशन में चला गया था कि इनको तो नहीं मिलता था धेला। ओके, वो ड्रग लॉर्ड ले जाते थे। इनको तो मिलता था फिर वही जो 2 वक्त का नानो नफका, 2 वक्त की रोटी और 6 भाई, छोटा सा घर, गरीब तरीन लोग। इसने मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने चूंकि इसको इंटरव्यू तो किया नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि इसने उसी स्टेज पे ये फैसला कर लिया था कि मैं भी ड्रग माफिया का सरदार बनूंगा, जिसके कब्जे में तमाम फसलें हों। मेरे कब्जे में एवोकाडो की फसल होगी। ये स्कूल गया, 5वीं जमात तक इसने तालीम हासिल करने की कोशिश की, नामुमकिन कोशिश की। ठीक है। लेकिन
5वीं से फारिग हो गया। ओके। ये अव्वलीन सतह पे ही छोटे छोटे जो ड्रग्स की खेतियां थी, जिसे आप वो एक है वो मैरिजुआना बड़ा, हाँ ये उनकी जैसे बच्चे निगहदाश्त करते हैं ना, हाँ हाँ। ये उनकी रखवाली किया करता था। ओके। मीन्स के इसने ड्रग की वो खरीदो फरोख्त के मामलात में बचपन में ही कदम रख दिया और इसका टारगेट था कि मैंने मैक्सिको पे रूल करना है। रोल करना है, ये बचपन से उसने सोच लिया Yes. था। बिल्कुल सही। 14 साल की उम्र में ये बाकायदा तौर पे ड्रग्स के बिजनेस में एंटर हो गया, सिर्फ 14 साल की सिर्फ उम्र 14 साल की उम्र में। और फिर ये अमेरिका चला गया। ठीक है। अमेरिका में जाके ये अरेस्ट हो जाता है चोरी में। ये छोटे मोटे काम भी करता है, बर्तन धोने, होटल मतलब में। वो मैं वो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा ये बर्तन धोने वाले मामलात, कि इसके ये साथ इसका चूंकि भाई भी ड्रग माफिया का मेंबर था, ओके। इसका बड़ा भाई वो भी ड्रग्स के बिजनेस में था, तो बेसिकली ये ज्वाइन करता है अपने बड़े भाई को। ओके, ये दोनों अमेरिका होते हैं। अमेरिका में, और अमेरिका में ये फिर चोरी चकारी में गिरफ्तार भी हो जाता है, 12 दीगर भी गिरफ्तार हो जाता है। बट द थर्ड टाइम वो फिर बड़ा वाकया पेश आता है 1992। जब ये हीरोइन स्मगल करता है और 3 साल के लिए इसका जेल अब जाता ये नहीं करता, भाई करता है इसका। ओके। ये उसकी मुआवनत कर रहा है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है अपने भाई को, और चालाक था, इंतहाई ज़हीन फतीन था कि ज़मीन पे चल रहा था, आसमान पे नज़र रखे हुए था बचपन से ही। बचपन से। नीचे की सोच इसकी एक दिन के लिए भी नहीं हुई, इसने हमेशा आसमान की बुलंदियों की जानिब देखा। भाई जब वो डील करता है हेरोइन की, तो वो सरकारी लोग थे। हाँ। अच्छा, ये भाई को बता देता है कि मुझे ये डील ठीक नहीं लग रही, क्योंकि वो जो नोट दिए गए थे ना, वो बिल्कुल पैकेट, ब्रांड न्यू पैकेट सील्ड, आम आदमी कोई नहीं यूज करता, आम लोग तो यूज नहीं करते। तो इसको वहीं पे वो आप देखें ना, उसकी जहानत देखें, तालीम हासिल नहीं की, लेकिन जहानत क्या है कि ये जो नोट है ये हम ट्रैप हो गए। लेकिन वक्त गुजर गया था, ये 1992 में अपने भाई के साथ अरेस्ट हो जाता है। ऑल्दो ये इनकार कर देता है कि मैं इस बिजनेस में नहीं हूं, लेकिन फिर अपने भाई की खातिर बसूरत दीगर इसका भाई शायद लंबी मुद्दत के लिए जेल हो जाता, या और कोई संगीन नौयत की सज़ा मिल सकती थी, तो इसने फिर वो जुर्म कबूल किया और इसे 5 साल की सज़ा हो गई। 1997 में, यस बिल्कुल 1997 में ये पैरोल पे इसको रिहाई मिल जाती है 3 साल बाद। अच्छा, जहानत की बात कर रहा हूँ, पैरोल क्यों मिलती है और किसे मिलती है? कि अच्छे रवैये की वजह से। अच्छे रवैये की वजह से। तो इसने जेल में अपने आप को एक इनोसेंट डिक्लेयर करवाने के लिए और पेरोल पे रिहाई पाने के लिए खुद को अच्छा बनाया। वो जेल भी जो है, वो जेल टेक्सास की गालबन जेल है, और वहां पे वो करेक्शन सेंटर है। हाँ, कि आपको वहां पे आपकी तालीम और तरबियत और आपको एक इंसान बना के अच्छा शहरी बनाने की कोशिश की जाती है, और ये बन जाता है। हाँ, ये उनकी नजर में बन जाता है, लेकिन इसका ख्वाब यही होता है कि उसने ड्रग लॉर्ड बनना है। अब जब ये जेल में था, इसने वहां जेल में मौजूद लोगों के साथ सांठगांठ कर ली थी, ताल्लुकात अपने बना लिए जो ड्रग से रिलेटेड, ड्रग माफिया से रिलेटेड लोग थे। ये एल जो मेंचो है, ये उनके साथ वहीं साजबाज हो गया था कि हमने आइंदा क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या लाहामल होगा। इसको अमेरिका से निकाल के वापस मैक्सिको भेज देते हैं। हाँ। अब मैक्सिको जाके ना सर, ये जिधर अब आग लगी हुई है, वो इनकी जो स्टेट है जेलिस्को स्टेट पुलिस में ये एक ऑफिसर बन जाता है। यानी यहां से इसका प्लान स्टार्ट होता है। प्लान जेल में कर लिया और आगाज कर दिया जेलिस्को पुलिस का ये ऑफिसर बन जाता है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ऐसी मिसालें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मिसाल बताएं, फिर इस पे वापस आते हैं। पाकिस्तानियों के मैं नाम नहीं लूंगा, ओके। सर्विंग बैठे हुए हैं, कत्ल के मुकदमात में सुलह हो गई, बरी हो गए, पुलिस अफसर बन गए। खानदानी तौर पे मनशियात के कारोबार से मुंसलिक लोग पुलिस अफसर बन गए। नहीं तो उनका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता इन पर कितने मुकदमात हैं। अब तो होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। सर, ये कुछ थोड़ा अरसा पहले इस सिफारिश की बुनियाद पे ये
थोड़ा अरसा पहले, मतलब 1984 तक आप कर लें। ओके, ऐसे ही आते रहे लोग। ठीक है जी। फिर 90s तक जाके 91 92 तक भी जो था आपका ये पब्लिक सर्विस कमीशन और ये वो नहीं ये थे। सारे इम्तिहानात भी नहीं थे, और ज़्यादातर लोग कोटे पे भर्ती हुए। डायरेक्ट कोटे पे भर्ती हो बिल्कुल। जाते थे, और ऐसे हुए। तो ये मुझे कुछ हैरत नहीं हुई जब मैंने एलमेंचो के बारे में ये स्टडी करते हुए कि वो पुलिस में आ कि वो गया। पुलिस में चला गया। अच्छा, अब जो यहाँ पाकिस्तान में पुलिस में आए वो इसलिए नहीं आए कि उसने ड्रग लॉर्ड कि बनना है। हमने ड्रग लॉर्ड बनना है या या आइंदा गैंगस्टर भी बनना क्राइम है। करने हैं। क्राइम की दुनिया से मुंसलिक थे, उनके बहन भाई कहीं जुर्म की दुनिया से मुंसलिक थे, बड़े बड़े बदमाश हुए। हाँ, बड़े बड़े बदमाश हुए। वो नामी ग्रामी जो टॉप 10 बदमाशों के भाई भी पुलिस सर्विस में आए, जिनके नाम हुआ करते थे, जिनके लिए गोली के ऑर्डर हुआ करते और वो पुलिस में ही रहे फिर। थे। लेकिन वो पुलिस में ही रहे। उन्होंने क्राइम की दुनिया में वापसी का नहीं सोचा था। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन ये जो ये क्या सोच के ये एलमेंचो आया आए? था, एलमेंचो बेसिकली इस प्लानिंग पे आया था कि मैंने क्राइम के जो बड़े बड़े हब हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है। जो ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है और कहां कहां से बल्क में ड्रग सप्लाई हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, स्मगल हो सकती है, वो सारी मालूमात हासिल करनी है। प्लस मैंने ट्रेनिंग हासिल करनी है वेपन्स की, और पुलिस का तरीकाकार और तफ्तीश पुलिस कैसे पकड़ती है, इन और कार्टल्स। और पुलिस से बचने के तरीके क्या हैं। जाहिर है पता होगा कि पुलिस का अगला मूव ये हो सकता है, तो मैं बचूंगा ना। उससे बढ़ के एक और उसका जो मत्तमा नज़र था वो ये था कि मुझे पुलिस ऑफिसर्स के अंदर की खबर मिल जाएगी कि खाऊ केड़ा है हाँ, तो शरीफ केड़ा है। शरीफ केड़ा खरीदने में आसानी होगी। खरीदने में आसानी होगी। सर, वो पुलिस में अच्छी खासी मुलाजमत के बाद आज़ादी हासिल करता है, पुलिस सर्विस छोड़ देता है और अपना ड्रग्स का बाकायदा धंधा शुरू कर देता है। ये कितने साल बाद पुलिस छोड़ देता है? चंद सालों बाद। ये चंद सालों बाद जी, ये वाकया होगा जी कोई 86 या कुछ इस तरह से, नहीं सॉरी 86 क्या 97 में या 97 के बाद कोई 3 साल का पीरियड है, 97 से। 3-4 साल ये पुलिस में लगाता है, और उसके बाद जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है और इसको पता चल जाता जी, है, बिल्कुल। तो फिर ये अपने ड्रग के धंधे की तरफ वापस लौटता है। और फिर बाकायदा बड़े जो ड्रग कार्टेल्स थे, हाँ वो अल चैपो है एक, हाँ, ये उसका फ्रंटमैन भी बना, ये उसका हिटमैन भी बना। हिटमैन समझते हैं? जिसने टारगेट शूटिंग, बंदे मारने के लिए। अच्छा, मैंने जो मैक्सिको का ट्रेंड देखा है क्राइम का, हाँ कत्लो गारत आम है। बंदा मार देना वहां पे कोई बड़ा काम नहीं। कोई बड़ा काम नहीं है, और अपने मुखालिफ को मार देना, अपने मुखालिफ को जेल भिजवा देना और कत्लेआम करना और सरकारी इदारों के लोगों को मार देना, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। अब ये जो अल चैपो है ये उसी का मुलाजिम रहा, और बाद में मेरी रिसर्च के मुताबिक इसी ने उसको गिरफ्तार करवाया। एलमेंचो ने अल चैपो को गिरफ्तार करवा दिया। ओके। अब जब अल चैपो जेल चला जाता है, हाँ, तो ख्वाब क्या है एलमेंचो का? बड़ा ड्रग लॉर्ड मैक्सिको पर कब्जा, मैक्सिको का बेताज बादशाह बनना है। जब वो चला जाता है जेल, तो इसकी परवाज और तेज हो जाती है। है। ये मार्केट पर कब्जा करता ये है। मार्केट पे कब्जा कर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना अब ये स्टडी करते हुए मैं बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। जो बंदरगाह है वहाँ से जहाँ पे ये स्मगलिंग होती है, सेट फाइट होती है ना, सेट फाइट, तू मैंने इधरों को सुन मारेगा, मैं तेनों इधरों मारांगा। तो ये जो ड्रग कार्टल्स थे, इंक्लूडिंग ये एलमेंचो, ये जो कोस्ट गार्ड और ये जो पुलिस के लोग थे, इनको ये अपनी ड्रग्स पकड़वा भी दिया करते थे। ओके, यानी उनकी कारकर्दगी भी शो होती रहे। हाँ, कि वो भी जवाब देते रहे कि जनाब हमारी ये, अच्छा, हजारों मन पकड़वा देते रहे। 1-1 अरब रुपए की नार्को जो है वो उनको पकड़वा देते रहे। अब आप जरा गौर कीजिए कि किसी एक पॉइंट से सालाना 1 अरब रुपए की अगर ड्रग्स पकड़वा दी जाती हैं
तो स्मगलिंग का लेवल क्या होगा। हाँ 1 अरब तो मीन्स इट्स अ पीस ऑफ केक जो आप भीख में खैरात में दे तो रहे हैं। एक टिप मिली तो आपने पकड़ ली, और जिनकी टिप नहीं मिली, जो यहां से स्मगल हो चुकी हैं, जा वो रही तो है बहुत मुसलसल। बड़ी मिकदार है। अब एल मेंचो जो है ये जाके कोई 2010 में ये मंजरे आम पे आता है। 2010 तक एल मेंचो के बारे में कोई एजेंसी गौर नहीं कर रही। अपना नाम भी ये एलमेंचो जानबूझ के रखता ये है। तो जब जेल से निकला है ना जी, और इसने अपना ये ड्रग कार्टल स्टार्ट किया है पुलिस सर्विस छोड़ने के बाद, तो इसने अपना नाम एल मेंचो बाद में रखा हाँ, है। पुलिस में ये गया ताकि ताल्लुकात भी बने, और ताल्लुकात की बिना पे इसने अल चैपो को पकड़वा दिया, उस बंदे की कारकर्दगी भी बन गई जी। और इसको मार्केट में स्पेस मिल गई। स्पेस मिल गई और ये फिर बाकायदा नाम तब्दील करके मनशियात का धंधा इसने शुरू कर दिया। 2010 तक ये तकड़ा हो गया था, लेकिन ये उस फहरिस्त में अभी भी शामिल नहीं था जिसको जिस पे कब्जा करने की ख्वाहिश थी इसकी। जिस पे कब्जा करने की ख्वाहिश थी। ड्रग लॉर्ड नहीं बना था तब नहीं तक। बना था। लेकिन सर ये अल्मेंचो मैक्सिको का ताकतवर तरीन ड्रग कार्टल CJNG। CJNG का सरबराह हुआ है। सर ये कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय फौज के बराबर ताकत रखने वाला अल्मेंचो, मैंने क्या लफ्ज बोल दिया है, भारतीय फौज के बराबर ताकत रखने वाला अल्मेंचो, जिसके पास आप दोजे जिसे आप सबमरीन्स कहते हैं, वो सबमरीन्स भी थी जिसमें वो ड्रग सप्लाई करता था अमेरिका, और रशियन इंजीनियर्स की मदद से उसने खुफिया खाने बनवाए। यस। सोचे कि वो कहां था। 5000 की तो उसकी बेसिक फौज थी, और उनके पास जो असला था वो किसी के पास नहीं था। मैंने और हाईटेक असला। भारतीय बता दिया ना जी आपको। भारतीय सेना, भारतीय फौज से बेहतर वेपन्स अल्मेंचो के पास थे, उसकी फौज के पास थे। और बेसिक फौज में क्या बता रहा हूं, 5000 फौज, वो जो हमा वक्त तैयार कत्लो गारत के लिए, मैं अल्मेंचो के लिए जान देने के लिए तैयार। यस। और कत्लो गारत भी कैसे हुई है सर, कितने कत्ल किए होंगे, चले एक रफ करते हैं। आपके यहां पे एक बहुत बड़ी कत्लो गारत हुई पाकिस्तान में, सिंध में, रहमान डकैत, रहमान बलोच को 1000, तो कितना शोर मचा जी, 1000 लोग कत्ल हुए उसके टेन्योर में। ठीक, कितने हुए होंगे ये अल्मेंचो ने? कितने 1000 से भी ज्यादा है सर। तकरीबन 1.25 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ है अल्मेंचो के जरिए। यू नेम द पर्सन, यू नेम द ड्रग कार्टेल हेड जिसको इसने नहीं मरवाया। और इसमें जजेस को भी मारा इसने, मीडिया जजेस, पर्सन्स पुलिस को भी। ऑफिसर्स, मीडिया पर्सन्स, आपके ये क्या इसको कहते हैं, जो मिलिट्री के अदारे। एक दफा इसने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, हाँ, ग्रेनेड से। ठीक, 9 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में। ये जाके कहीं 2015 या 16 में ये आता है मंजरे आम पे, जब पहली मर्तबा ये पता चलता है कि अल्मेंचो के कितने होटल्स हैं, ये इसके लीगल बिजनेस। अच्छा, 2010 में सिर्फ नाम सामने आया नाम इसका, सामने आया, 2011 में भी नाम सामने और आया, ये खुद 2015 में ये आया। 2015 और 16 में जाके ये पता चला कि अल्मेंचो ये ये है। तंजीम है जिसका हेड जो है वो अल्मेंचो है। और उससे पहले इसकी तंजीम की धाक बैठ चुकी थी, क्योंकि इसने जो बंदों को मार के पुलों के साथ लटका के खौफ की फजा भी कायम की वहां। ये 15-16 में अब जाके यही काम शुरू हो गया है, जिस वजह से ये टारगेट हो रहा है। वो टारगेट होने की वजह ये है। अच्छा, इसने शादी भी की एक ड्रग लॉर्ड की सगी बहन से, उसका नाम मैंने कहीं नोट भी किया था। उसका नाम था जी, जिससे इसने शादी की थी, हाँ, रोजा लेंडा। अच्छा, रोजालेंडा से शादी की। रोजा लेंडा तमाम तर जो थे ना ये फाइनेंशियल मामलात, ये सब देखा करती, इसकी बीवी, और ड्रग कार्टेल को वो बाकायदा रन करती थी, इसकी बराबर की शरीक थी। इसका बेटा भी बाद में इसी बिजनेस में आया। अच्छा, इसकी सफाकियत का बज़मी साहब आप अंदाजा लगाइए। एक तो उसने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जिसमें 9 लोग थे। मैं अब इसकी सफाकियत की एक और मिसाल देने लगा हूं। ये तो थे वो लोग जिनको ये गाजर मूली की तरह काटते थे, लेकिन साथ साथ ये रॉबिन हुड भी बने हुए थे। अच्छा, लोगों के खानदानों के खानदान तबाह करके, ड्रग उनके खून में शामिल करके, कमाई गई रकम से अपने इलाका के, जेलिस्को स्पेशली
वहाँ के गरीब लोगों को ये पालता भी था। उनको ये तासर दिया गया था कि ये रॉबिन हुड है। ये तो बहुत अच्छा, फिर एक और मजे की बात कि एलमेंचो ने अपने जैसे कई एलमेंचो तैयार किए हुए थे। रियाज बसरा याद आ गया आपको? 10 हमशक्ल लेके चलता था। इसने अपनी छोटी छोटी जो थी वो बनाई हुई थी तंजीमें, और हर तंजीम का एक सरबराह बनाया हुआ था। जब भी पुलिस या एजेंसीज रेड करती थी तो वहां पे एक एलमेंचो पकड़ा जाता था। ओके, और असल एलमेंचो नहीं था? एलमेंचो नहीं था। तो एजेंसीज खुश हो जाती थी कि एलमेंचो पकड़ा। एलमेंचो तो सर पकड़ा गया मशूका की वजह से। हाय, महबूबा लेके डूबी है जब भी डूबी। जब भी किसी बड़े फनकार को डूबा है ना, वो उसकी महबूबा ही ले डूबी है। अब सब फाकियत की बात ये हाँ, कि पुलिस ने, एजेंसीज ने इसके बेटे को भी अरेस्ट किया, इसकी बीवी को भी अरेस्ट किया। दोनों की अरेस्ट के बावजूद इसने सरेंडर नहीं किया कि जो करना इनका कर लो, कर दो, मार दो। मैंने सर surrender नहीं उन्होंने सौबतें बर्दाश्त की, उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ, बल्कि ये मज़ीद इसने अपने काम की रफ्तार तेज़ कर दी कि फाइनली अमेरिका को इसके सर की कीमत मुकर्रर करना पड़ी 15 मिलियन डॉलर। अच्छा, इसके सर की कीमत 15 मिलियन डॉलर मुकर्रर की? जी, चूंकि सर ये जो दुनिया, तो मैं तो इसे दुनिया कहूँगा, अमेरिका में कोलंबिया तो खैर था ही था, हाँ, ये एलमेंचो जो है 90% ड्रग्स, वो मेफेटामिन और ये सारे और कोकेन और ये जितनी भी नेम द ड्रग जिसकी सप्लाई ये करता था, सर 90% सप्लाई एलमेंचो की थी अमेरिका के अंदर। अमेरिका में, कि अमेरिका के ऐवानों के दरो दीवार हिल गए। अच्छा, अब इसकी शोहरत का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि अमेरिका में इसके मुतालिक फिर जब मीटिंग शुरू हुई तो इसको स्टेट एनिमी डिक्लेयर किया गया। एलमेंचो को स्टेट एनिमी बताया। स्टेट एनिमी डिक्लेयर किया गया। सर ये मामूली बात नहीं है। दुश्मन आईएसआईएस से बड़ा दुश्मन। हाँ, वो कहते हैं कि इस जिहादी तंजीम से भी बड़ा। सर वो जिहादी तंजीम इसके मुकाबले में आटे में नमक बराबर भी नहीं। इसको स्टेट एनिमी, अवाम का दुश्मन तो था ही था, हाँ, रियासत का दुश्मन डिक्लेयर रियासत का दुश्मन डिक्लेयर किया गया, और फिर पेंटागन जो था वो इसके पीछे पड़ा है। तो मैक्सिकन हुकूमत पे दबाव आया। मैक्सिकन हुकूमत पे दबाव आता है, और मैक्सिकन हुकूमत मुतअद्दद कोशिशों के बावजूद नाकाम है। मैक्सिको हुकूमत को कामयाबी नहीं मिल रही। अच्छा, ये 2024 और 2026 कितने साल हैं? 24, 25, 26। ये जो 3 साल हैं सर, इन 3 सालों में एलमेंचो के अगेंस्ट ऐसे जंग शुरू की गई जैसे किसी दुश्मन मुल्क के खिलाफ की जाती। अच्छा, और इसने 3 साल मज़ाहमत की है। 24 में शुरू हुई है जी, 24 में स्टार्ट हो गई जंग, हाँ, और 26 तक चल रही है। और ये तय हो गया कि इसका खात्मा करना है क्योंकि अमेरिकन दबाव बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। सर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जंग इसने किस हालत में जारी रखी है। ये शदीद बीमार है, इसको किडनीज का प्रॉब्लम हो चुका है। 59 साल इसकी उम्र है। 59 ईयर्स ओल्ड। बीमारियां हैं 4, जिगर इसका खराब हो चुका है, गुर्दे इसके खराब हो चुके हैं, और बेशुमार बीमारियां इसको। और ये फिर वो क्या है, तपालपा के क्या इस तरह हाँ, जो इसका कस्बा है, जो कस्बा है, वहां पे इसका जो महल है ये वहां शिफ्ट होता है। वो इसका सेफ हेवन था। उस सेफ हेवन में शिफ्ट होने की वजह यह थी कि इसको फौरी तौर पे फर्स्ट एड मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत थी। ये किसी ऐसे मकाम पे नहीं रह सकता था जो फार फ्लंग एरिया होता, जहाँ से ये बर वक्त जो है इसको तिब्बी इमदाद ना मिल सकती। तो ये तपालपा को महफूज तरीन तस्वर करते हुए ये वहाँ पे था। मैक्सिको गवर्नमेंट, मैक्सिकन आर्मी विद द इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑफ अमेरिका। ये एक खातून है, इस खातून का नाम है, अल्लाह आपको सलामत रखे, मोरिनो कारियो।
जो इसकी महबूबा है, जो इसकी महबूबा है, एलमेंचो की। मरीनो कारियो वो खातून है जिसकी वजह से इसकी जो बीवी है वो इससे दूरी इख्तियार करती चली गई। अव्वलीन सतह पे इसकी बीवी का गिरफ्तार होना, इसके बेटे का गिरफ्तार होना और इसका उनकी मदद को ना पहुंचना, सरेंडर ना करना, दिल में दूरी पैदा कर दी। और फिर जब वो जेल थी, तो एक गर्लफ्रेंड बना ली। ये गर्लफ्रेंड जो थी मोरिनो कैरियो, इसके साथ इसने गुलछर्रे उड़ाए। तो ये मोरिनो कैरियो जो थी, यही फिर बेड़ियां चवट्टे भी पै गए। ये इंटरलिंक हो गई, कनेक्टेड हो गई एफबीआई के साथ। अच्छा, अब दो इसमें मुतजाद रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट ये है कि मोरिनो कैरियो को, जो हुकूमती रिपोर्ट है, कि हमने उसका पीछा किया, रैकी की इसकी कई महीने की इसकी रैकी की। लेकिन सर, मैं बीइंग एक्स CIA ऑफिसर, मेरी भी एक तफ्तीश है ना सर, जब ये वहां इससे मिलने जाती है इसके महल में तपालपा, तब अटैक क्यों नहीं हुआ? ये इंतजार क्यों किया गया कि ये बाहर निकलेगी? अगर रैकी पे अटैक होता, पीछा करने के बाद अटैक होता, तो इसको पता था कि वो यहां पे गई है तो अटैक हो जाता, ये भी मारी जाती। बेशक मारी जाती। इसको जिंदगी की जमानत दी गई थी, इसको कि हमारा साथ दो। जमानत दी गई थी और इसको ये कहा गया था, ये अब हमारे नाजरीन के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा तफ्तीशी पॉइंट है बदनी साहब, कि इसने कोई ना कोई इशारा पक्का किया हुआ था कि जब मैं वहां से बाहर निकलूंगी तो मैं इस बात को एंश्योर करूंगी कि यस ही इज अवेलेबल। ओके। वरना पुलिस को, नेशनल गार्ड को, आर्मी को ये कैसे पता चल गया कि वो अंदर मौजूद है? और अगर वो इसके वहां जाने को तसव्वुर कर रहे थे कि वो अंदर मौजूद है, तो फिर जब ये अंदर गई तो हमला हो जाता। नहीं सर, ये एंश्योर किया गया कि वो अंदर ही है। जब ये बाहर आती है तो इसने उनको बताया, सिग्नल दिया कि करें स्टार्ट। और सर वो एवं नहीं फड़िया गया। आर्मी ने रेड किया है, नेशनल गार्ड्स ने रेड किया है, पुलिस के तो बस का काम ही नहीं था। रेशो क्या रही है सर? ज्यादा लोग इनके मारे गए सर जी। रेशो ये रही है, उसके तो 4 बंदे मरे हैं। और वो हमारा जो पुलिस का, पाकिस्तान पुलिस का, पंजाब पुलिस का जो स्टाइल है कि साथियों की गोलियों का शिकार हो गया, वो भी अपनी साथियों की गोलियों का शिकार हो गया, उसको भी एक बुलेट फायर हो गई। और फिर वो अस्पताल लेके गए, वायरलेस पे इतला दी उसने, बजरिया फोन बताया कि जी वो जख्मों की ताबना लाते हुए जान बहक हो गया, अस्पताल जिंदा नहीं पहुंच सका। सर, पुलिस के 25 लोग जो हैं वो इसमें लुकमा अजल बनते हैं। 4 उसके कमांडोज और 25 NGS और 25 नेशनल गार्ड जो वहां पे, और कहते हैं कि एक एजेंसी इसके पीछे इंफॉर्मेशन के लिए नहीं थी, बल्कि बहुत सी एजेंसीज थी, उनका लायज़ोन था आपस में। ये कोई मामूली आदमी नहीं था। जो मैं अब देख रहा हूं सूरत हाल इस वक्त की, उससे ये जाहिर होता है कि जैसे हम मुसलमान हैं ना, हम कहते हैं जी हम अपनी आमदनी का 10% जो अल्लाह के साथ कारोबार करेंगे। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि इसकी जो $1 ट्रिलियन की एम्पायर थी, उसमें चेलेस्को के लोग और मैक्सिको के लोग जो थे वो पार्टनर होंगे। ये उन पे खर्च करता था, ये उन पे बेतहाशा खर्च करता होगा। ये चूंकि एक गरीब घर का था और पिसे हुए खानदान से ताल्लुक रखना था, क्योंकि हुआ क्या है सर, इधर इसको गोली लगी है, ये जख्मी हुआ है, और दूसरी जानब सर पेट्रोल पंप, बेकरियां, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, ये जो आपके हैं बैंक, हवाई अड्डे पे आपकी परवाजें मनसूख हो गई। बड़े बड़े फंक्शंस जो आपके होने थे, ये जो क्या होते हैं इसको आप, ये म्यूजिकल शो वगैरह जो होते हैं, क्या कहते हैं इसको आप, कॉन्सर्ट्स, वो कैंसिल कर दिए गए। फुटबॉल के जो मैचेस मुनक्किद हो रहे थे, जो फुटबॉल के मैचेस होने थे, वो बंद कर दिए गए, रोक दिए गए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई, हवाई सफ़र रोक दिया गया। और जो वहाँ की फर्स्ट लेडी हैं मैक्सिको की, उन्होंने बाकायदा अपनी कौम से ख़िताब किया है, हेड ऑफ स्टेट ने। उन्होंने अपनी कौम से ख़िताब करके कहा है कि जी फौरी तौर पे आप तमाम लोग जो हैं, क्लाडिया ने, कि आप घरों में रहें और बाहर ना निकलें, और कोशिश करें कि इंतहाई ज़रूरत के तहत आप बाहर जाएं। मुल्क में हंगामी सूरत हाल है,
और एमरजेंसी नाफिज है। और दूसरी जानिब ये मेरे लिए एक नई बात थी कि सर ਤੁਹਾਡਾ भारती बेशुमार ਉੱਥੇ ਆ कारोबार कर रहा है। अच्छा, इंडियंस लोग ज्यादा है वहां पे। सर बहुत बड़ी तादाद है। इंडियन सफारत खाने ने बाकायदा अपने जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको एक एमरजेंसी लेटर भिजवाया है। वो टेलीग्राम कह लें उसको या बजरिया फ़ोन कह लें या जो भी उन्होंने मीडियम इस्तेमाल किया होगा, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में भारतीय वहाँ मौजूद है। और जाहिर है वो और उनको कन्फाइन कर दिया गया है कि आप लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलना। ये एलमेंचो मेरी नज़र में पाकिस्तान में बड़े बड़े किरदार हुए हैं, बड़े बड़े ड्रग माफियास। एक मुंबई जिसे हम ड्रग माफियास का और ये डॉन और ये जो अंडरवर्ल्ड गढ़ समझते हैं, और दूसरा ये मैक्सिको, और दूसरा सर फिर ये मैक्सिको। और मैक्सिको की निस्बत जो स्टडी करनी शुरू की है तो मुझे ये बाकी सब छोटे छोटे गांव लगते हैं कि जो मैक्सिको में हो या फिर सलाम पेश करना पड़ेगा सीसीडी को और पाकिस्तान पुलिस को और पंजाब पुलिस को कि सर यहाँ जिसने सर उठाया कुचल दिया गया। एक चीज और, ये जो अल्मेंचो था ना सर, ये इंतहाई वहमी आदमी था। अच्छा, हमारे भी यहाँ पे एक बड़ा वहमी आदमी हुआ है। अब वो पिटपटा गया प्रोग्राम, लिहाजा हम नाम नहीं लेते हैं, जिसकी निस्बत इसको ये पता चलता था कि ये आइंदा आने वाले वक्त में मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये उसको ठिकाने लगा देता था, कत्ल करवा देता था। ये वाले कत्ल जो हैं, आप इसके ज़रा रिसर्च पेपर पढ़िएगा, ज़रा इस पर स्टडी कीजिएगा तो बड़ा मज़ेदार केस है। ये तो कई घंटों डिस्कस होने वाला केस है। सर ये अल्मेंचो ने अपने इस वहम की बुनियाद पे 1300 लोगों को मारा है। सिर्फ वहम की बुनियाद पे? सिर्फ वहम की बुनियाद पे कि इसको शक था, किसी ने रूमर जैसे ना अफवाह मिली कि वो फलां बड़ा तुम्हारे बारे में ना गौर फिक्र कर रहा है, बड़ी पूछगछ कर रहा है, सर जी इसने उसको मरवा दिया। ये वो लोग हैं। अच्छा हाँ, अभी आपने ड्यूरिंग प्रोग्राम जिक्र किया था कि पुलों के नीचे लटका दी, खंभों के साथ। ये वो 1300 लोग हैं सर जिनकी डेड बॉडीज खंभों पे, पुलों के नीचे, चौकों में लटकाई गई, मैसेज कन्वे करने के लिए कि जो एलमेंचो के अगेंस्ट आवाज बुलंद करेगा उसका अंजाम ये होगा। यानी कोई मुखबरी ना करे, कोई एलमेंचो के मुकाबिल खड़ा ना हो, हमारी गैंग जो है वो आपका ये हाल करेगी। लेकिन 22 फरवरी को जो वाकया पेश आया है मैक्सिको में, उसने एलमेंचो के तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। एलमेंचो बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल, एक बहुत बड़ा गैंग लीडर था जो मनशियात का पूरी दुनिया में कारोबार कर रहे थे। 90% जो ड्रग की तजारत थी वो एलमेंचो के पास थी। ये बड़ा सोचने वाला मकाम है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ कि $1 ट्रिलियन का जो बिजनेस था वो एलमेंचो का था। लेकिन एलमेंचो अपना ख्वाब अभी भी पूरा नहीं कर सका था। क्या ख्वाब था उसका? कि मैं पूरे मैक्सिको पे रूल करूंगा। तो मैक्सिको में तो बहुत से कार्टल्स हैं ना जी। ये नहीं कर सका। इसने 9 कार्टल्स को या मरवा दिया या जेल भिजवा दिया और उनकी मार्केट शेयर ले लिए। लेकिन इसके बावजूद इसका वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब एलमेंचो की $1 ट्रिलियन की जो ड्रग की सप्लाई थी, जो इसका ड्रग्स का बिजनेस था, एलमेंचो तो गुजर गया, एलमेंचो का तो हो गया इख्तिताम। सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे चल रही है? ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, सर जी वही गल है, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। जुआ, नार्कोटिक्स, ब्रथल हाउसेस, नाजायज काम, इसका मतलब एजेंसीज वहां की खुद करवा रही थी मैक्सिको की। वरना इतनी तरक्की साढ़े हथे ही करके सिर चुकते ने ना, नजर आता है कि ये वहीं उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो वो कौन से लोग थे जो इनके साथ साथ, मैं तो ये कहता हूं कि यहां पाकिस्तान से कोई एक पुलिस की टीम मैक्सिको भिजवानी चाहिए, कोई 15-20 लोगों की, ताकि वहां का जो कार्टेल है वो काबू आए। वरना ये एक जो एलमेंचो है ये मैक्सिको में रहते हुए $1 ट्रिलियन की ड्रग्स जो है वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। आप सर पूरी दुनिया में भारत ले लें या दुनिया के दीगर ममालिक ले लें, किसी मुल्क का भी आप नाम लें,
आपने यहाँ पे डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया जॉर्डन गैंग, उसकी भी जड़ें मैक्सिको तक जाती सर मैक्सिको तक जाती थी। तो सर जहां भी आप ड्रग माफिया की कोई पुष्पनाही देखेंगे, देखेंगे तो वो आपको जाके मैक्सिको में मिलेगी। कोलंबिया या मैक्सिको, बिल्कुल कोलंबिया पीछे रह गया सर, मैक्सिको आ गया। मैक्सिको और आ ये गया। साउथ बॉर्डर को इस्तेमाल करते थे अमेरिका Yes, जाने के लिए। yes। तो मेरे लिए ये केस स्टडी एक बहुत, इसने बहुत बड़ा एक खोल दिया है बाब। मैं तो अब इसमें से नहीं निकल सकूंगा, मुझे इस पे और बहुत कुछ पढ़ना है और बड़ा इल्म हासिल करना है कि ऐसा ड्रग लॉर्ड जो सबमरीन्स में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और वो पकड़ा नहीं सर गया बड़े इतना। बड़े शिप्स में सुना था, है जी, फेरीज में सुना था, बोट्स में सुना था, मोटर बोट्स में सुना था, सब मरीन्स जे लेके जा रही हैं और अपनी drugs, सबमरीन्स उसकी। और उसकी अपनी जाती, तो ये भी फिर- नहीं कि किराए का मामला है। तो समंदर की हदूद से निकलने देता कौन था उन्हें? ये बात आपकी ठीक है कि एजेंसीज की सपोर्ट के बगैर तो इतना बड़ा कार्टल नहीं चल मुमकिन सकता। नहीं था। तो ये सब लोग मजबूत कैसे हुए? हाँ, इनको मजबूत करने में कहीं ना कहीं वो पुलिस शामिल है जिनकी वजह से हमारे पंजाब में भी कुछ माफियाज मजबूत हुए। जिनके बारे में हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि उस वक्त की पुलिस में कुछ लोग ऐसे थे कि जो माफिया के डेरों पे हाजिरी देते थे। हाजिरी देते थे। तो ये मैक्सिकन पुलिस भी डेरों पे एलमेंचो हाजिरी के डेरे पे हाजिरी देती होगी और उससे फायदे हासिल करती होगी। और एलमेंचो ने नो डाउट पुलिस सर्विस ही इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वहां पे दोस्त बना सके, तरीकाकार सीख सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर ड्रग लॉर्ड बनाई। हाँ। अब मैक्सिको में वाकया तो बहुत बड़ा पेश आ गया है, हादसात भी शदीद हो रहे हैं। आज के दिन तक मैक्सिको की 13 स्टेट्स जो हैं वो पूरा लॉकडाउन है, हाँ, आग लगी हुई है। कहते तो हैं कि किसी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन प्रोग्राम करने से पहले की जो मेरी मालूमात हैं उसमें यह है कि कहीं इक्का दुक्का छोटे मोटे मामला पे तो अच्छा, शायद काबू कभी पा भी लिया गया, लेकिन नहीं हुआ। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आप लोग इस किस्म का कोई रेड करते हैं जहां पे रिएक्शन आना होता है? मुझे याद है हम एक प्रोग्राम कर रहे थे शायद मजहर तिब्बी का कि एफसी कॉलेज में रेड नहीं किया सिर्फ इस वजह से कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आएगा, तो आपने हिकमत अमली तब्दील कर दी। तो क्या मैक्सिकन गवर्नमेंट को या एजेंसीज को या उनकी फ़ौज को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस कार्टल को या एलमेंचो को अगर मारेंगे तो ये रिएक्शन आएगा? तैयार थे इसके लिए। तो यार क्या वहाँ पे स्टेट्स की स्टेट्स आग में जा रही हैं? वो इस चीज़ के लिए तैयार थे। अमेरिका बहादुर का डंडा था। लेकिन खुफिया सपोर्ट बहुत है एलमेंचो को। बेशक है, लेकिन अमेरिका बहादुर ने यह कह दिया था कि हूं नहीं भाई, हूं परे परे हो जाओ। सर अमेरिका में आग लगी, सर अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया एलमेंचो ने। हाँ, नसों में कहते हैं कि वहाँ पे मनुष्यात दौड़ रही जी सर, 90, छोटा सा लफ्ज नहीं है, हाँ। 90% ड्रग इंडस्ट्री एलमेंचो चला रहा था अमेरिका की। इसकी अपनी कई एकड़ों पे लेबॉर्ट्रीज थी। अच्छा, फिर नाजरीन के जहन में एक सवाल तो आएगा ना सर कि वेनेजुएला के सदर पर सिर्फ इल्ज़ामात हैं तो उसको उसके महल से उठा लिया जाता है। तो अमेरिका इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि वहाँ की मैक्सिकन गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। खुद कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये तो बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था। गुड क्वेश्चन, आपने टची सवाल किया। हाँ, ये किसी जगह का हुक्मरान नहीं था और उस मुल्क पे कब्जा करना मकसूद नहीं था। अगर मुल्क पे कब्जा करना मकसूद होता और ये सरबराह मुमलकत होता तो इसे भी हेलीकॉप्टर लैंड करके उठाया जा सकता था। अब एक और बात, क्या ये इंडस्ट्री बंद होगी या मुंतकिल होगी? ये मुंतकिल होगी, ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। सर मेरे तो मतलब मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई कि एक आदमी एलमेंचो जो है वो $1 ट्रिलियन का ड्रग्स का धंधा कर रहा है, तो और कारोबार केड़ा रह गया पीछे। ये सुना था कि हेरोइन का कारोबार लोग कर, हमने तो सर उनको अभी ये रिसेंटली कल भी एक मनशियात फरोश जो है वो अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो गया। आज भी गालबन एक जो है वो अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो गया। यहाँ पे तो सर मनशियात का नाम आया तो बंदा अपने साथियों की गोलियों का शिकार हुआ। हाँ। बसूरत दीगर हमने भी देखा है कि CD70 का वो ताकत ना रखने वाले, वो क्या L7 होती है, क्या होती है वो जो क्या कहते हैं उसको, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। हाँ, वो मैंने देखी हैं। लेक्सस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो ऐसे करके साल भर में आ जाती हैं।
आती V8 नहीं। Lexus, यस, तो हम देखते थे, देखते रहे हैं, लेकिन सर जी ये तो कहीं और बहुत दूर की बात है। ये तो आपकी सोच जहां पे खत्म होती है ना सर, वहां से अल्मेंचो शुरू होता था। ये आपने शुरू में समझा होगा कि एक छोटी मोटी कोई स्टोरी है। मैंने कहा यार अल्मेंचो की होएगा, मतलब आप देखते आईने में आपको अपना चेहरा नजर आ रहा होता है ना। हाँ। हमने कहा यहाँ पे नजा फीजा, हाँ, वो तो कोई नजा फीजा कुबानो टाइप किरदार होगा अल्मेंचो। लेकिन वो जब मैंने अल्मेंचो देखा तो मैंने तो, मेरे लिए हैरानगी की बात ये थी कि अमेरिका ने उसको स्टेट एनिमी डिक्लेयर किया हुआ है। अपने मुल्क का दुश्मन डिक्लेयर करके 15 मिलियन डॉलर उसके सर की कीमत रख दी। और अगर मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रहा और मैं मुहतात रहते हुए अगर ये मैं गुजारिश करूं कि ये मैक्सिको शैक्सिको कुछ नहीं है, ये सारी की सारी कार्रवाई अमेरिका ने खुद की है। क्या वो मनशियात पे काबिज होना चाहते हैं? नहीं सर, ये अब उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन चुका था। स्ट्रेट एनिमी के खिलाफ तो कार्रवाई की जा सर सकती है। देखे ना, उन नौजवान नस्ल। हाँ। सर आप अमेरिका कहीं रिसेंट पास्ट में आप अमेरिका गए नहीं, या कोई अजीज हो? अजीज हैं वहाँ पे। सर गलियों में गिरे पड़े हैं। हाँ, आपने कहते हैं अमेरिका की नौजवान खबर नस्ल नहीं? जो है वो बहुत ज्यादा आदी हो सर चुकी है। पार्क्स में गिरे पड़े हैं, गलियों में गिरे हुए हैं, नालियों में और गिरे हुए उनके हैं। लिए कहते हैं कि हीरोइन और ये फ्यून वगैरह ये तो बहुत पुराना नशा हो गया, अब तो नए नए नशे आ गए हैं। अजीबो गरीब किस्म के नशे आ गए हैं। और ये मेफेटामिन जो है, हाँ। ये तो बड़ी आसानी से इसकी कॉर्नर्स पे manufacturing खड़े होती होते हैं, कहते हैं वहां पे देने और के लिए। ये लेबोरेटरीज में तैयार होती है। इसके लिए तो कुछ खेती बाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। कोक के लिए तो खेती बाड़ी की ज़रूरत है ना, तो इसके लिए तो खेती बाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिका के लिए कोई भी स्टेट अपने मुल्क की नौजवान नस्ल को गलियों में गंदी नालियों में गिरता हुआ नहीं देख सकता। ये उनका मुस्तकबिल है। जो नौजवान नस्ल है वो अमेरिका का मुस्तकबिल है, और मुस्तकबिल को तबाह होते हुए कैसे देखा जा सकता था। तो ये फैसला किया गया। बसूरत दीगर एलमेंचो ताकतवर तरीन होता चला जाता, और शायद आज के दिन तक भी हम लोग एलमेंचो डिस्कस ना कर रहे होते। अच्छा, अब ये तो हो गया, एलमेंचो का अंजाम भी हो गया, और उसके बाद अभी जाहिर है कि वहाँ की गवर्नमेंट इसको टैकल करेगी, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं। और अगर कोई मजीद अपडेट हुई तो हम नाजरीन के साथ दूसरी एपिसोड भी शेयर करेंगे। पाकिस्तान में कोई एलमेंचो टाइप का मनशियात फरोश ड्रग डीलर था या लाहौर में? हमने सुना है लाहौर में कुछ ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे पुलिस भी जाने से कतराती थी एक वक्त में। देखिए लाहौर के जो गिरदोनवा में, हाँ, अब वो इलाके बहुत मॉडर्न हो गए। जैसे आपका सत्तो कतला, हाँ, ये मनशियात का गाड़ हुआ करता था। फिर अगर आप ये गुजर कॉलोनी और इन इलाकों की तरफ चले जाएं, ये भी मनशियात का गढ़ हुआ करता था। शादबाग, मिस्री शाह, और फिर शेखुपुरा ज़िला के कुछ गांव जहाँ पे ये रिसेंट पास्ट में वो गाजी कक्का करके कोई इलाका है, फिरोजवाला थाना की हदूद जी, में वहाँ पे ऑपरेशन हुआ बहुत बड़ा। और फिर इससे बढ़ के हमारा जो ड्रग्स का बिजनेस था ना, वो एक ही नाम हुआ है, दो भाई, नजा फीजा। अच्छा, जो मनशियात फरोशी के ड्रग कार्टल का, जिनको आप अंग्रेजी का नाम दे सकते हैं कि वो ड्रग कार्टल। तो ये उस पर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है इतनी? जी, नजा फीजा पे अलग से प्रोग्राम हो सकता है। अब नौजवान नस्ल को पता नहीं अब नजा फीजा का नाम भी याद रहा होगा कि नहीं याद रहा होगा, लेकिन हम याद करवाएंगे, लेकिन हम उनको याद करवा देंगे और उनका अंजाम भी बताएंगे। अच्छा, एक बड़ी गलत फहमी होती है, हम नाजरीन को बताना ये चाहते हैं कि कुछ लोग फैंटसाइज करते हैं इन कैरेक्टर्स को। आपने तो बारहा ये कहा कि इनको फैंटसाइज ना किया करें, इन जैसा बनना नहीं है। हम तो अंजाम साथ बताते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ। आप देख लीजिए एलमेंचो कहाँ था, हर तरफ मेंचो 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 नारे लगा करते थे। मेंचो वो जैसे नहीं आपके कोई बड़ा लीडर आता और वो ऐसे मेंचो मेंचो ये था मेंचो। और आज मेंचो जो है वो मंचूरियन बन गया, मंचूरियन बन गया। बिल्कुल सही है। तो ये अंजाम इनका गैंगस्टर्स का ये मैंने आज तक सर किसी क्रिमिनल के घर में, मैं ये बड़ी अनोथ बात कर रहा हूं, मैंने ड्यूरिंग सर्विस अपने वसीतर करियर में क्रिमिनल के घर में चूल्हा जलता हुआ नहीं देखा। अच्छा, एक और बात, पिछले पॉडकास्ट में हमने जिक्र किया था कि जो पुलिस मुकाबले हैं और ये जो करने वाले लोग हैं, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं,
क्या इनकी साइकोलॉजी पे कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर इसके साथ साथ ये बताएं कि इनकी रातों की नींद भी उड़ती है, या ये बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत से गुजरते हैं? ये कोई आसान काम होता है किसी को शूट कर देना? मुश्किल काम है। देखें, जिन लोगों ने खुद से एनकाउंटर्स किए हैं अपने हाथों से, खुद आमने सामने, हाँ वो एक्चुअली ये वाली सूरत हाल तो उनके साथ हो सकती है। हाँ जो बैक एंड पे बैठा हुआ है, हाँ। जिसने हुक्म दे दिया कि भी ठीक है, हाँ ये फतवा आ गया, उसको तो शायद डिफरेंट हालात होते हैं। हाँ, लेकिन मैं उसका पूछ रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम पे होता जो सामने जिन लोगों ने ये एनकाउंटर्स किए होते हैं, तो यस ऑफ कोर्स मैंने देखा हुआ है, मैं आज भी देखता हूं उनकी तबीयत में इज़्तिराब, हिजानी कैफियत, रातों को जागना, खौफजदा रहना, दिल में एक अजीब सी कश्मकश, दिलो दिमाग का जो राब्ता है वो कश्मकश का शिकार रहता है। ये मेरी स्टडी है। मैंने उनको इत्मीनान से सोते हुए नहीं देखा। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जब आउटडोर प्रोग्राम करता था तो मैं कोट राधा किशन गया था, और वहाँ पे 2 लोगों ने डकैती की और एक बंदे को भी मार दिया, तो उनको पकड़ा गया था डकैतों को। तो जब उनका उस वक्त सॉर्ट अलाउ थे, मैं उनका सॉर्ट करने लगा तो एसएचओ ने कहा, जुल्फ़कार डॉक्टर थे, डॉक्टर जुल्फ़कार साहब अच्छे एसएचओ हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि इनको मार देना है मैंने कल। आप बिलीव करें कि जब उसने मुझे ये कहा तो मुझसे उनसे बात नहीं हो रही थी कि यार ये तो कल नहीं होंगे, और फिर अगले दिन वाकई उनकी तस्वीर जो है वो सामने आई। सर देखें, वो हमारे ऑल्दो हमने भी एनकाउंटर्स किए हैं, लेकिन जो सियाने समझदार लोग थे वो ये कहा करते थे, और ये मेरा एक लेसन भी है, कि आपके इल्म में नहीं है, आप किसी के अंदर नहीं जानते। हाँ, ठीक है ना। तो वो मेरे एक बड़े ही प्यारे जीरक दोस्त ने एक लफ्ज़ कहा था जो मुझे याद है, और मैं आइंदा मैं आपके प्लेटफॉर्म से वो कन्वे भी करना चाहता हूँ जिन जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। जो चीज़ आप किसी को दे नहीं सकते, वो उससे छीनने का भी आपको कोई हक नहीं है। मतलब जान। दैट्स इट। बहुत बड़ी बात कर दी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाजरीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।